जिस पल मेरे क्लासमेट्स को पता चला कि मैं असली वारिस नहीं बल्कि गलती से बदला गया बच्चा था, वे बेहद उत्साहित हो गए। इसलिए नहीं कि वे मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पहली बार किसी सचमुच गरीब इंसान को देखा था। अब आखिरकार फाइनेंशियल एड की सीट लेने वाला कोई मिल गया था। मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स उन नॉवल वाले निर्दयी लोगों जैसे नहीं थे जो मुझे तुरंत घर से निकाल देते। जब असली वारिस ने ताने मारने शुरू किए तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने मेरी तरफ देखकर पूछा कि अब मेरा क्या प्लान है। मैंने शांत स्वर में कहा, जब आपका बायोलॉजिकल सन वापस आ गया है तो मुझे भी अपने असली माता पिता के पास जाना चाहिए। चाय का एक घूंट लेते हुए मैंने मिस्टर मॉन्टगमरी की ओर देखा। मिस्टर मॉन्टगमरी हमेशा मुझे एक अच्छे संस्कारों वाला, निर्णायक और कुशल लड़का मानते थे, लेकिन खून का रिश्ता न होने पर सारी शालीनता और प्रतिभा भी उनके असली बेटे के सामने फीकी पड़ जाती थी। उन्होंने कहा, मॉन्टगमरी फैमिली तुम्हें $3 मिलियन देगी, उसके बाद तुम्हें खुद अपना रास्ता बनाना होगा। मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपने मुझे जो परवरिश दी है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, अपना सामान पैक कर लो, मिस्टर लुइस तुम्हें छोड़ आएंगे। मैं ऊपर जाने लगा तो पीछे से मेसन की आवाज आई, तुम्हारा असली परिवार बहुत गरीब है, ज्यादा सामान मत ले जाना और वहां लग्जरी गुड्स का कोई उपयोग नहीं होगा। मैंने इंतजार कर रही हाउसकीपर मिसेस पीटरसन की तरफ देखा और कहा, जो चीजें मैं साथ नहीं ले जाऊंगा सब फेंक देना। मेसन वहीं स्तब्ध रह गया। वे सभी लिमिटेड एडिशन डिजाइनर ब्रांड्स थे जिनकी कीमत छोटी मोटी दौलत के बराबर थी। उन्हें फेंकना मानो पैसे जलाने जैसा था। मुझे उसकी प्रतिक्रिया मजेदार लगी। मैं अपने कमरे में गया, एक छोटा बैकपैक उठाया और उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और फोन रखा। बाकी सब कुछ छोड़कर मैं मॉन्टगोमरी एस्टेट से बिना किसी हिचकिचाहट के निकल गया। कार मुझे क्वींस के एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने छोड़ गई। बिल्डिंग नंबर देखकर मैंने आयरन गेट पर दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही मैंने उसकी थकी हुई आंखों और चेहरे की रेखाओं से पहचान लिया कि यही मेरी बायोलॉजिकल मदर हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा मानना है कि मैं आपका बेटा हूँ। मिसेस हेज कुछ पल के लिए जड़ हो गईं। आयरन गेट के आर पार हम एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने विनम्रता से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ताकि हम बात कर सकें? वे तुरंत संभलीं और मुझे अंदर ले गईं। उन्होंने मुझे गुनगुना पानी दिया और मैंने जन्म के समय हुई अदला बदली की पूरी कहानी संक्षेप में समझाई। मेसन मॉन्टगोमरी फैमिली का असली बेटा है और मैं आपका। मिस्टर और मिसेस हेज पहले से इस संभावना पर शक कर चुके थे, लेकिन अपने सामने इतने सुसंस्कृत और शालीन बेटे को देखकर वे असहज और चिंतित महसूस कर रहे थे। मैं पहले ही हेज फैमिली की जानकारी देख चुका था, इसलिए परिवार के बारे में मुझे काफी कुछ पता था। मैंने पूछा, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? माहौल किसी फैमिली रियूनियन से ज्यादा बिजनेस नेगोशिएशन जैसा लग रहा था। घबराई हुई मिसेस हेज ने पूछा कि मैं क्या खाना पसंद करता हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे किसी खास चीज की इच्छा नहीं है। वे तुरंत मार्केट जाने के लिए उठीं और मिस्टर हेज से बोलीं, जोए और बाकी बच्चों को फोन करो, उन्हें तुरंत घर बुलाओ। थोड़ी देर बाद आयरन गेट की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर निकला और अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर्स के सामने खड़ा था। मैंने गर्मजोशी से कहा, मैं ईथन हूँ। मेरी आवाज सुनते ही सैरा कुछ पल के लिए मुझे अविश्वास से देखने लगी। फिर उसने झिझकते हुए पूछा, तुम्हें हमारे साधारण घर से परेशानी तो नहीं? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सैरा थोड़ी सहज हो गई और बोली, डैड ने हमें सब बता दिया है और यह हमारी सबसे छोटी बहन लिली है। कुछ देर बाद मिसेस हेज मार्केट से लौटीं और सीधे किचन में चली गईं, मानो मुझसे बातचीत करने से बच रही हूँ। मैं छोटे से सोफा पर मिस्टर हेज के साथ बैठा था, जबकि बाकी तीनों बहनें फर्श पर बैठी थीं। कमरा इतना छोटा था कि सब कुछ बेहद तंग महसूस हो रहा था। मिस्टर हेज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने घर की हालत देख ली है। हम सब 600 स्क्वायर फीट से भी छोटे घर में रहते हैं। मैं तुम्हारे लिए बाहर एक अपार्टमेंट किराए पर ले दूंगा और हर महीने खर्च भी दूंगा। मैंने शांत नजरों से उनकी ओर देखा और पूछा, क्या इसका मतलब है कि मुझे घर पर रहने की अनुमति नहीं है? मिस्टर हेज तुरंत बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बस चिंता है कि शायद तुम यहाँ की परिस्थितियों के आदी नहीं हो पाओगे। मुझे रहने की अनुमति मिल चुकी थी। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने कहा, अगर आपको आपत्ति नहीं है तो आज से मैं यहीं घर में रहूंगा। सैरा ने सुझाव दिया कि मेरे लिए एक बड़ा बिस्तर खरीद लिया जाए, लेकिन मैंने कहा, मैं लिविंग रूम के सोफा पर आराम से सो सकता हूँ और वैसे भी मैं घर का लेआउट थोड़ा बदलने वाला हूँ। जैसे ही लिली ने सुना कि उसे नया स्टडी डेस्क मिलने वाला है, वह खुशी से उछल पड़ी। तभी मिसेस हेज किचन से खाना लेकर बाहर आईं। डिनर तैयार है। मेज पर स्वादिष्ट फिश सूप और बड़े उबले हुए श्रिम्प रखे थे। लिली की आंखें चमक उठीं। ये उसके पसंदीदा व्यंजन थे जो उसे केवल खास मौकों पर ही खाने को मिलते थे। मैं गुरमेट फूड का आदी था, इसलिए खाने ने मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं किया, लेकिन हेज फैमिली ने जो मेहनत और प्यार इसमें लगाया था उसे मैं साफ महसूस कर सकता था।
धीरे धीरे हमारे बीच की झिझक भी खत्म होने लगी। मैं अपने साथ सिर्फ पैसा लाया था, इसलिए पास के मार्केट से कुछ कपड़े खरीदने का फैसला किया। लिली तुरंत मुझे रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल पड़ा। पहले मेरे कपड़े वीआईपी रूम्स में चुने जाते थे, इसलिए खुद शॉपिंग करना मेरे लिए नया अनुभव था। मैंने 3-4 कैजुअल आउटफिट्स और एक पेयर स्नीकर्स खरीद ली। वापस लौटते समय हम एक कैंडीड फ्रूट स्टॉल के पास से गुजरे। मैंने देखा कि लिली चुपके से शीशे के अंदर रखी स्क्यूअर्स को देख रही थी, लेकिन फिर समझदारी से नजरें हटा लीं। मैंने उसके लिए स्ट्रॉबेरी कैंडीड फ्रूट खरीद दिया। उसे हाथ में पकड़ते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह हंसते हुए बोली, भैया आप भी खाइए। मैंने मुस्कुराकर उसके बाल सहलाए। बिग ब्रदर को मिठाइयाँ पसंद नहीं हैं। लिली ने स्कीवर पर लगी स्ट्रॉबेरीज गिननी शुरू की। एक मेरे लिए, एक बड़ी बहन के लिए, एक दूसरी बहन के लिए और एक मॉम डैड के लिए। सबके लिए बिल्कुल पर्याप्त हैं। उसकी मासूमियत देखकर मैं हंस पड़ा और सिर हिलाया। मैं उसे लेकर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर लौटा तो दूर से जोए दिखाई दी। वह कबाड़ के ढेर में कुछ खोज रही थी और एक पुरानी डॉल को फटे हुए कार्डबोर्ड बॉक्स से निकाल रही थी। मेरे कदमों की आहट सुनते ही उसने डॉल को घबराकर अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। मैं शांत भाव से उसके पास पहुंचा और कहा, छिपाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया। जोई ने अपराधी बच्चे की तरह सिर झुका लिया और धीरे से डॉल बाहर निकाली। मेसन को यह डॉल बहुत पसंद थी, उसने धीमे स्वर में कहा। वह हर रात इसे गले लगाकर सोता था। यकीन नहीं होता कि अब उसे इसकी भी जरूरत नहीं रही। मैंने बिना किसी भाव के कहा, यह अकेली चीज नहीं है जिसे उसने छोड़ दिया है। मेरे शब्द सीधे जोए के दिल में उतर गए। दर्द महसूस होने पर ही इंसान जागता है। मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो इसे वापस ले जाओ। जोई ने डॉल फिर से बॉक्स में फेंक दी और कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उस रात पुराना इलेक्ट्रिक फैन चरमराहट की आवाज कर रहा था और खराब साउंड प्रूफ विंडो से पड़ोसियों की बातचीत अंदर तक सुनाई दे रही थी। आधी रात को मेरी आंख खुली तो बाहर धीमी आवाजें सुनाई दी। सैरा हमारे माता पिता से फुसफुसाकर बात कर रही थी। ईथन शायद इस बिस्तर का आदी नहीं है। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। हमें उसके लिए अच्छा मैट्रेस खरीदना चाहिए। अगले हफ्ते मेरी स्कॉलरशिप आएगी, मैं उसी से पैसे दे दूंगी। तीनों बहुत धीरे बोल रहे थे, लेकिन मैं उनकी हर बात साफ सुन सकता था। जब मैं कपड़े बदलकर बाहर आया तब तक सैरा और मिस्टर हेज जा चुके थे। मैंने पूछा, डैड और बड़ी बहन कहाँ गए? मिसेस हेज ने मुझे गर्म पानी का गिलास देते हुए कहा, तुम्हारी बहन कॉलेज जल्दी लौट गई। तुम्हारे डैड ऊबर चलाने गए हैं और रास्ते में उसे ट्रेन स्टेशन छोड़ दिया। सुबह की टिकट सस्ती होती हैं। सैरा खुद बेहद मितव्ययी थी और हर पैसा बचाकर खर्च करती थी। फिर भी उसे मेरी नींद की चिंता थी और वह बिना हिचकिचाहट अपनी स्कॉलरशिप मैट्रेस पर खर्च करना चाहती थी। यह सोचकर मेरे भीतर एक अजीब सी भावना उठी। जोई सुबह ही अपने पार्ट टाइम जॉब पर चली गई थी। लिली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने निकल गई और मिसेस हेज भी एक लोकल वर्कशॉप में काम करने चली गईं। कुछ ही देर में घर में मैं अकेला रह गया। तभी मैंने दरवाजा खोला और देखा कि समांथा तूफान की तरह अंदर चली आ रही थी, हाथों में टूल्स और ड्राइंग ट्यूब्स लिए हुए। मिस्टर हाई एंड माइटी, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। मैंने उसे पूरा अपार्टमेंट दिखाया और रेनोवेशन के लिए अपनी जरूरतें समझाईं। मेरी बातें सुनकर समंथा का चेहरा सिकुड़ गया। वह बेहद परेशान दिख रही थी। तुम्हारे पुराने मैट्रेस की कीमत ही $20,000 से ज्यादा थी और अब तुम चाहते हो कि मैं इतने ही पैसों में पूरे घर का रेनोवेशन कर दूं। मैं दरवाजे के सहारे हाथ बांधकर खड़ा हो गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर यह चैलेंज नहीं होता तो मैं तुम्हें परेशान ही क्यों करता। पूरे अपार्टमेंट की मेजरमेंट लेने के बाद समंथा के दिमाग में घर का एक प्रारंभिक लेआउट तैयार हो चुका था। हम दोनों वापस लिविंग रूम में आकर बैठ गए और उसने अपना टैबलेट बंद कर दिया। फिर उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम सच में यहीं रहने वाले हो? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद गोरमे फूड खाते खाते थक गया हूँ। मेरी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने समंथा को समझा दिया कि मैं मजाक नहीं कर रहा। फिर मैंने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि हेज फैमिली आखिर दिवालिया क्यों हुई थी? समंथा ने कुछ देर सोचा और बोली, मैंने कुछ रूमर्स सुने थे। कहते हैं सैरा ने पार्ट टाइम जॉब करते समय मोंटगोमरी फैमिली की सबसे छोटी बेटी के बॉयफ्रेंड को नाराज कर दिया था, इसलिए उसने बदला लेते हुए हेज फैमिली को बर्बाद कर दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, ऊपरी तौर पर यही कहानी सुनाई जाती है, लेकिन मैं किसी भी इंसान से बेहतर जानता हूँ कि सैरा इस बैंक्रप्सी की असली वजह नहीं थी। तभी बाहर से अचानक आवाज आई और मिस्टर हेज जल्दी जल्दी अंदर आ गए। मैंने आश्चर्य से पूछा, आप तो ऊबर चलाने गए थे? उन्होंने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, फोन चार्जर भूल गया था। उनकी नजर समंथा पर पड़ी और वे कुछ पल के लिए रुक गए। उन्हें उसका चेहरा परिचित लगा। मैंने मौका देखकर परिचय कराया, यह मेरी दोस्त समंथा है। मैंने इसे अपार्टमेंट का लेआउट देखने के लिए बुलाया है। यह सुनकर मिस्टर हेज पूरी तरह स्तब्ध रह गए। समंथा का नाम उन्होंने पहले भी सुना था।
वह देश की सबसे प्रसिद्ध यंग डिजाइनर्स में से एक थी, जिसने कम उम्र में कई बड़े अवार्ड्स जीते थे। अनगिनत अमीर लोग उसके डिजाइन्स के लिए बड़ी बड़ी रकम देने को तैयार रहते थे, लेकिन समांथा अक्सर किसी को महत्व नहीं देती थी। मिस्टर हेज घबराकर बोले, मैं आपके काम में बाधा नहीं डालूंगा, बस चार्जर लेकर जाता हूँ। उन्होंने जल्दी से केबल उठाई और बाहर निकल गए। समांथा और मैंने ज्यादा बातें नहीं की, वह तुरंत रिनोवेशन डिजाइन पर काम करने में लग गई। दूसरी तरफ मैं अपने डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स लेकर घर से निकला। रास्ते में मैं उस वर्कशॉप पर भी गया जहां मिसेस हेज काम करती थीं। अंदर 7-8 महिलाएं लेबल्स चिपका रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, मॉम, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, लंच के लिए घर नहीं आऊंगा। मिसेस हेज ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन रात को जल्दी घर लौटना। मार्केट के पास भीड़भाड़ वाले इंटरसेक्शन को पार करने के बाद मेरी नजर सड़क किनारे खड़ी एक काली मैक्लैरन पर पड़ी। मैंने पीछे का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। बगल में बैठी लड़की की आंखें बेहद कोमल थीं और जब से उसने मुझे दूर से देखा था, उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। वह मुस्कुराई और बोली, आप भी कमाल हैं, मिस्टर हाई एंड माइटी, इतनी बड़ी बात अब आकर बताते हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम तो विदेश में थीं, पहले बताकर क्या फायदा होता। क्लोई ने लंबा ओह कहा और शरारती अंदाज में बोली, तो अब मुझे दोष दे रहे हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं थी? थोड़ा टैंट्रम दिखा रहे हो क्या? उसकी बात सुनकर मैं हंस भी पड़ा और थोड़ा बेबस भी महसूस किया। तुमने ये डोमिनेटिंग सीईओ वाली बातें कहाँ से सीख लीं? क्लोई ने मेरी हथेली में उंगली से हल्का सा धक्का दिया। बहुत समय से तुमने कांटेक्ट नहीं किया, खुद को दिलासा देने के लिए कुछ तो सीखना पड़ा। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मजाक छोड़ो, हेज फैमिली के साथ रहना तुम्हारे लिए आसान है? मैंने सिर पीछे टिकाते हुए कहा, आसान तो बिल्कुल नहीं है, कल रात ठीक से सो भी नहीं पाया। मैं धीरे से क्लोई के कंधे पर टिक गया। उसकी शांत और स्थिर उपस्थिति हमेशा मुझे सुकून देती थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने समांथा से लेआउट देखवा लिया है, रिनोवेशन कल से शुरू हो सकती है। क्लोई मुस्कुराई, तुम हमेशा की तरह एफिशिएंट हो, अगर नींद नहीं आती तो आज रात मेरे घर आ जाना। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने नीचे देखा तो पाया कि मैं उसके कंधे पर सिर रखे गहरी नींद में सो चुका था। क्लोई ने बेबसी भरी मुस्कान दी और ड्राइवर को एयर कंडीशनिंग बढ़ाने का निर्देश दिया। कार के अंदर सिट्रस फ्रेग्रेंस फैली हुई थी, वही खुशबू जो हमेशा मुझे आराम महसूस कराती थी। मैं पूरे 2 घंटे तक क्लोई के कंधे पर सोता रहा। इस दौरान कार सिटी रिकॉर्ड्स ऑफिस के बाहर पहुंचकर काफी देर से खड़ी थी। क्लोई ने मेरा हाथ थामे रखा और धैर्यपूर्वक मेरे पूरी तरह जागने का इंतजार करती रही। मेरे जागने के बाद वह मुझे अंदर लेकर गई। क्लोई की व्यवस्था के कारण लीगल रेजिडेंसी ट्रांसफर की प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से तेजी से पूरी हो गई। सभी डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज होने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन आधिकारिक रूप से हेज फैमिली में ट्रांसफर हो गया। अब मेरा नाम हमेशा के लिए मिस्टर हेज के हाउस होल्ड रजिस्टर का हिस्सा बन चुका था। बाद में हम एक हाई एंड रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। मैं स्टेक काट रहा था कि तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया। मॉन्टगमरी फैमिली ने मेरे अकाउंट में पूरे $3 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। क्लोई ने सिर झुकाए हुए अपना स्टेक काटते काटते कहा, उन्हें लगता है कि $3 मिलियन देकर वे तुम्हारी खामोशी खरीद सकते हैं। उसकी आवाज में छिपी ठंडक और व्यंग्य साफ महसूस किया जा सकता था। मैं कभी भी मॉन्टगमरी फैमिली के पैसों के पीछे नहीं था। ये $3 मिलियन स्वीकार करने का मतलब सिर्फ इतना था कि मॉन्टगमरी फैमिली को यह डर नहीं रहेगा कि मैं उनके बारे में अफवाहें फैलाऊंगा और मुझे भी उनकी तरफ से किसी परेशानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये दोनों पक्षों के लिए एक साफ और अंतिम विदाई थी। क्लोई मुझे वापस छोड़ने आई। कार मार्केट वाले उसी इंटरसेक्शन पर रुकी। उतरने से पहले उसने मेरे बालों को हल्के से बिखेर दिया। उसकी आंखों में इतनी गहरी कोमलता थी कि कोई भी उसमें खो जाए। जब तक मैं मुड़कर मार्केट के अंदर नहीं चला गया, उसने ड्राइवर को जाने का आदेश नहीं दिया। पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लौटते समय जोए भी अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस आ रही थी। मैं जल्दी से हाथ धोकर डिनर टेबल पर बैठ गया। उस रात पहली बार मैंने पिकल्ड ग्रीन्स वाली फिश खाई। मछली बेहद नरम थी, ग्रीन्स कुरकुरी थीं और उसका खट्टा तीखा स्वाद भूख बढ़ाने वाला था। पूरे 17 वर्षों में मैंने शायद कभी इतना नहीं खाया था। मैंने सूप के 2 पूरे कटोरे खत्म कर दिए। ये देखकर मिसेस हेज का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने उत्साह से कहा, कल मैं कुछ नई डिशेस बनाना सीखूंगी। तभी जोए ने सावधानी से बात शुरू की, मानो मेसन का नाम लेकर कहीं मुझे दुखी न कर दे। मैंने आज नॉर्थवुड हाई में फोन किया था। अगर तुम ट्रांसफर होना चाहो तो मेसन के खाली किए हुए स्थान पर दाखिला मिल सकता है। स्कूल ट्रांसफर की बात सुनते ही मिसेस हेज ने नजरें झुका लीं। उनकी आवाज में अपराध बोध था। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम्हें सेंट एम्ब्रोज में पढ़ा सकें। तुम्हारे पिता और मैं सच में तुम्हें बहुत कुछ नहीं दे पाए। मैं हेज फैमिली की सोच समझ नहीं पाता था। वे खुद को असफल मानते थे क्योंकि वे गरीब थे, क्योंकि घर छोटा था, क्योंकि वे प्राइवेट स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते थे। लेकिन इसमें शर्म की क्या बात थी? इंसान को जो चाहिए उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। दूसरों पर निर्भर रहना, चाहे वे अपने परिवार वाले ही क्यों न हों, कभी आगे नहीं बढ़ाता। यह सबक मैं मॉन्टगमरी फैमिली के साथ रहते हुए बहुत पहले सीख चुका था। मैंने जोए की ओर देखकर कहा,
ट्रांसफर की जानकारी लेने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सेंट एम्ब्रोज में ही रहूंगा। मिसेस हेज कुछ कहने ही वाली थीं, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। सेंट एम्ब्रोज में ग्रेड टॉपर को पूरी ट्यूशन वेवर मिलती है। आपको मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मुझे चाहिए मैं खुद कमा लूंगा। आखिर फायदा भी मेरा ही होगा, इसलिए उसका बोझ आपको उठाने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनकर मिसेस हेज की आंखें अचानक नम हो गईं। उन्होंने आंसुओं को रोकते हुए गर्व भरी मुस्कान दी। जोए ने भी खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास वहीं रहने का तरीका है तो हम तुम्हारे फैसले का पूरा समर्थन करेंगे। सेंट एम्ब्रोज नॉर्थवुड हाई से ज्यादा दूर नहीं है। अब से स्कूल के बाद मैं तुम्हें लेने आ जाया करूंगी। डिनर के बाद जोई किचन में बर्तन धोने चली गई और मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने लौट गया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद सभी अपने अपने काम और स्कूल के लिए निकल गए। मैंने पिछली रात क्लोई से एक ड्राइवर उधार मांगा था और कार पहले से ही इंटरसेक्शन पर इंतजार कर रही थी। मिसेस हेज को अलविदा कहने के बाद हम तीनों भाई बहन कार की तरफ बढ़े। कार देखते ही जोए की नजर टोयोटा लोगो पर टिक गई। मैंने क्लोई से उसकी सबसे सस्ती कार भेजने को कहा था, लेकिन उसने जो भेजी थी वह टोयोटा एल्फ्रेड का नया मॉडल था। क्लोई के लिए वह सस्ती हो सकती थी, लेकिन हेज फैमिली की पुरानी सेडान के मुकाबले वह किसी लग्जरी व्हीकल से कम नहीं थी। जोए ने अविश्वास से पूछा, क्या यह तुम्हारे दोस्त की कार है? मॉन्टगोमरी फैमिली छोड़ने के बाद भी तुम इतनी आसानी से ऐसी कार बुला सकते हो? आखिर तुम अभी भी मॉन्टगोमरी एयर हो या नहीं? मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। सच कहूं तो मैं सिर्फ क्लोई की व्यवस्थाओं से परेशान था। लिली पीछे की सीट पर चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने जोए से कहा, अपने पार्ट टाइम जॉब का एड्रेस मुझे भेज देना। ड्राइवर ने धीरे से कार आगे बढ़ा दी। मैं फोन निकालकर क्लोई को आई मैसेज भेजने लगा। जवाब लगभग तुरंत आया। नॉर्थवुड तक का रास्ता 1 घंटे से ज्यादा का है। मुझे चिंता थी कि लंबी यात्रा में तुम्हें असुविधा होगी और कभी कभी मैं खुद भी इसमें आराम कर सकती हूँ। मैं स्क्रीन को देखता रहा और केवल 2 शब्द टाइप किए, बस करो, जबकि मैं जानता था कि उसने ये कार खास मेरे लिए खरीदी थी। जोए को रेस्टोरेंट पर छोड़ने के बाद कार फिर सड़क पर लौट आई और सीधे सेंट एम्ब्रोज प्रेपरेटोरी एकेडमी की ओर बढ़ गई। शाम को जब मैं घर पहुंचा तब डिनर अभी अभी परोसा जा रहा था। पूरा परिवार टेबल के चारों ओर बैठा बातचीत कर रहा था। पिछले कुछ दिन हेज फैमिली के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। पहले विश्व प्रसिद्ध डिजाइनर समांथा खुद उनके घर रेनोवेशन करने आ गई थी। हेज फैमिली धीरे धीरे अपने बेटे को नए सिरे से समझने लगी थी। उनके सामने एक ऐसा युवा खड़ा था जो अचानक गरीबी में लौट आने के बाद भी बिल्कुल शांत, आत्मविश्वासी और स्थिर था। मेरा आत्मविश्वास कभी मॉन्टगोमरी फैमिली से नहीं आया था। वह मेरी अपनी क्षमताओं और मेहनत से पैदा हुआ था। डिनर के बाद मैं नहाकर जल्दी सोने चला गया। लिविंग रूम में केवल मिस्टर और मिसेस हेज रह गए। काफी देर तक सोचने के बाद मिसेस हेज ने आखिरकार अपना मन बना लिया। हम ईथन की कनेक्शंस को लगातार कम नहीं आंक सकते। जब तक हम अभी भी युवा हैं, हमें भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मिस्टर हेज ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। ईथन के वापस आने के बाद से मैं भी बहुत सोच रहा हूँ। अगर हमें परिवार की जिंदगी बेहतर बनानी है तो सिर्फ मौजूदा हालात से संतुष्ट नहीं रह सकते। उन्होंने गहरी सांस लेकर आगे कहा, ऊबर चलाकर केवल मेहनत की कमाई होती है। असली बदलाव तभी आएगा जब हम अपना बिजनेस शुरू करें। मिसेस हेज के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आजकल बिजनेस करना आसान नहीं है। मिस्टर हेज ने अपनी पत्नी के कंधों को मजबूती से थाम लिया। उनकी आवाज में अटूट विश्वास था। हम एक बार सफल हो चुके हैं तो दूसरी बार भी हो सकते हैं। अभी के लिए मार्केट का अध्ययन करते हैं और पूरी तैयारी के बाद कदम बढ़ाते हैं। उस रात दोनों देर तक अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते रहे। ईथन की मौजूदगी ने सिर्फ उनके घर का माहौल नहीं बदला था, बल्कि उनके भीतर खो चुका साहस भी वापस जगा दिया था। अगली सुबह मिस्टर हेज लिली को स्कूल छोड़ने चले गए। सेंट एम्ब्रोज, जहां मैं पढ़ता था, नॉर्थवुड हाई के ठीक सामने था, जहां जोए जाती थी। इसलिए हमने साथ बस से स्कूल जाने का फैसला किया। बस स्टॉप हमारे कॉम्प्लेक्स से ज्यादा दूर नहीं था और जब हम बस में चढ़े तब काफी सीटें खाली थीं। जोई ने अपना कार्ड 2 बार स्वाइप करके हमारा फेयर भरा और मुझे पीछे की तरफ एक खाली सीट पर बैठा दिया। मेरी नजर उसके बैकपैक पर लटक रहे ट्रांजिट कार्ड पर पड़ी। यह मेरी जिंदगी का पहला पब्लिक बस राइड था और ऐसा कार्ड भी मैंने पहली बार देखा था। मैंने उत्सुकता से पूछा, ये तो काफी सुविधाजनक लगता है, तुम्हें ये बस पास कहाँ से मिला? मुझे भी अपने बैग पर ऐसा लगाना है। कुछ सेकंड तक जोए चुप रही, फिर उसने बिना कुछ कहे पास उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे सर्विस सेंटर से बनवाना पड़ता है, फिलहाल तुम मेरा इस्तेमाल कर लो। मैंने हैरानी से पूछा, फिर तुम रोज बस में कैसे जाओगी? जोए हल्के से मुस्कुराई। अब फोन से स्कैन करके भी पेमेंट हो जाती है। उसे मेरी जिज्ञासा बहुत प्यारी लगी थी, इसलिए उसने बिना झिझक अपना पास मुझे दे दिया। मैंने उसे अपने बैकपैक पर लगा लिया। धीरे धीरे बस भरने लगी। स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और सुबह मार्केट जाने वाले बुजुर्ग सभी अंदर आ गए। गर्मियों की उमस और भीड़ के कारण हवा भारी हो गई थी और पसीने की गंध पूरे कैबिन में फैल गई थी। पुराने मेसन को ऐसी गंध से बेहद नफरत थी। वह भीड़-भाड़ वाली बस में सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं खिड़की के पास बैठा शांत भाव से बाहर का नजारा देख रहा था।
हवा मेरे बालों को हिला रही थी और मेरी आंखों में बच्चों जैसी उत्सुकता चमक रही थी। ज़ोए ने मुझे देखकर मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा कि उसका यह ज़रूरत से ज्यादा परिपक्व छोटा भाई दरअसल बेहद प्यारा भी है। ड्राइवर हमेशा की तरह तेजी से बस चला रहा था। शायद छात्रों को देर न हो, इसलिए मात्र 40 मिनट में हम स्कूल स्टॉप तक पहुंच गए। स्टॉप नॉर्थवुड हाई के मुख्य द्वार के सामने ही था। ज़ोए ने जिद की कि वह मुझे स्कूल गेट तक छोड़कर जाएगी। समय काफी था, इसलिए हम धीरे धीरे पैदल चलने लगे। रास्ते में कई लग्जरी कार्स हमारे पास से गुजरीं। कभी कभी कोई विंडो नीचे करके मुझे आवाज देकर हेलो भी कह देता। ये देखकर ज़ोए को तुरंत समझ आ गया कि स्कूल में मेरे संबंध काफी अच्छे थे। उसे पहले डर था कि मेरी असली पहचान सामने आने के बाद लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझे परेशान करेंगे, लेकिन अब उसकी चिंता धीरे धीरे कम हो रही थी। जब हम सेंट एम्ब्रोज प्रिपरेटरी एकेडमी के विशाल गेट तक पहुंचे तो ज़ोए थोड़ा झिझकने लगी। आज दोपहर स्कूल के बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। उसकी झिझक देखकर मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। तभी अचानक एक लंबा लड़का दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया। अगले ही पल उसने मुझे जोरदार तरीके से गले लगा लिया, जिससे मैं थोड़ा लड़खड़ा गया। वह लियो था। उसने दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़ रखे थे, लेकिन उसकी नजरें लगातार मेरी बगल में खड़ी ज़ोए पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसका असली ध्यान मुझ पर नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन पर हो। मैं खुद को रोक नहीं पाया और हल्की सी खांसी देकर लियो को याद दिलाया कि मैं अभी भी वहीं खड़ा था। लियो एक पल के लिए रुका, फिर उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी लड़की कौन है। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह हेज फैमिली की दूसरी बेटी ज़ोए है। अगले ही पल वह एकदम सीधा खड़ा हो गया, अपने कपड़े ठीक किए और बेहद गंभीर अंदाज में बोला, मैं ईथन का क्लासमेट हूँ, लियो, और फिलहाल उसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी। मैंने उलझन भरी नजर से उसकी ओर देखा। बॉडीगार्ड वाला जॉब डिस्क्रिप्शन कब जुड़ गया? लियो मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, यह मिस लॉकवुड का स्पेशल रिक्वेस्ट है। उन्हें डर है कि अब जब सबको तुम्हारे मिस्टेकन एयर होने का पता चल गया है तो कोई तुम्हें बुली न करे। इतना कहने के बाद वह फिर सीधा खड़ा हो गया, मेरे कंधे पर हाथ रखा और ज़ोए की तरफ चमकती मुस्कान के साथ बोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सिस, मैं ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हूँ। कोई ईथन के सिर का एक बाल भी नहीं छू सकता। ज़ोए ने सामने खड़े इस खुशमिजाज लड़के को देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराई। तो फिर ईथन का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। बस इतना सुनना था कि लियो को लगा जैसे उसके दिल में वसंत खिल उठा हो। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने घबराकर हाथ हिलाए और बोला, आपको अपनी क्लास के लिए जाना चाहिए सिस। लेकिन ज़ोए के दूर जाते हुए कदमों को वह तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। जब ज़ोए पूरी तरह चली गई तब भी लियो के चेहरे पर वही बेवकूफों वाली मुस्कान थी। उसने अचानक मेरी ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हारी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है? फिर बिना रुके बोला, अगर मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बन जाऊं तो उसे कोई आपत्ति तो नहीं होगी? मैं बेबस होकर उसे देखने लगा। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी पहले से फियंसी है? क्या तुम चाहते हो कि मेरी बहन किसी और की रिलेशनशिप में दखल देने वाली बने? मेरी बात सुनते ही लियो ने सिर पीछे फेंककर नाटकीय चीख लगा दी, मानो उसकी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई हो। मैंने अपनी डिजाइनर वॉच की ओर देखा और कहा, बेल बजने में 15 मिनट हैं। मैं तुम्हारी वजह से लेट नहीं होने वाला। मैं तेज कदमों से क्लासरूम की तरफ बढ़ गया और लियो जल्दी जल्दी मेरे पीछे आ गया। रास्ते में उसने फिर बात शुरू कर दी, सुना है हेज फैमिली दिवालिया हो गई है और भारी कर्ज में डूबी हुई है। अब तुम किसी पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हो। क्या सच में तुम ऐसी जगह रह सकते हो? जवाब का इंतजार किए बिना उसने आगे कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अपना छोटा विला दे दूं, साथ में प्राइवेट ड्राइवर और मेड भी? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगर मुझे कहीं शिफ्ट होना भी होता तो सबसे पहले तुम्हारी बारी नहीं आती। ये सुनकर लियो नाराज हो गया, तो मिस लॉकवुड तुम्हें चीजें दे सकती है लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हारा राइड और डाई ब्रदर हूँ। इतना कहकर वह मेरे हाथ से चिपक गया। मैं हंसूं या सिर पकड़ लूं समझ नहीं पा रहा था। मुझे सचमुच समझ नहीं आता था कि इस पूरे ग्रुप को अचानक चैरिटी देने का इतना शौक कब से हो गया। कोई विला देने को तैयार था, कोई लग्जरी कार, कोई ड्राइवर और मेड। जैसे मोंटगोमरी फैमिली छोड़ते ही मैं किसी भयानक दुखद जीवन में पहुंच गया हूं। इसी मजाक और बातचीत के बीच हम क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। कुछ सेकंड पहले तक जो क्लासरूम शोर से गूंज रहा था अब वहां सन्नाटा था। हर कोई मुझे घूर रहा था, मानो किसी भूत को देख लिया हो। मैंने भौं उठाकर कहा, क्या मेरा चेहरा बिगड़ गया है? तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कोई गोस्ट देख लिया हो? मेरी वही परिचित चुटकी सुनते ही पूरे क्लास ने राहत की सांस ली और जोर से हंस पड़ा। किसी ने मजाक में कहा, दुनिया का कौन सा प्लास्टिक सर्जन तुम्हारे चेहरे को छूने की हिम्मत करेगा? दूसरे ने पूछा, तो फिर वो रूमर सच था? मैंने शांति से अपने सीट पर बैठते हुए कहा, लगता है तुम सबको पहले से पता चल चुका है। तभी माया अपनी चेयर खिसकाकर मेरे पास आ गई और धीरे से बोली, हमारे सर्कल में न्यूज़ बहुत तेजी से फैलती है। मेरे नाम पर एक खाली अपार्टमेंट है, जहां तुम अभी रह रहे हो उससे तो बेहतर ही होगा। कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर लो। लेकिन मैं जवाब देता उससे पहले लियो ने उसका हाथ हटा दिया। वह मेरा विला तक नहीं ले रहा, तुम्हारा अपार्टमेंट क्यों लेगा?
माया ने नाराज होकर होंठ फुला लिए। वह इस जरूरत से ज्यादा उत्साही लड़के का मुकाबला नहीं कर सकती थी। दोनों की नोकझोंक इतनी तेज थी कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि होमरूम टीचर मिस वॉल्टर्स कब क्लासरूम में आ चुकी थीं। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, ऐसा कौन सा स्टेट सीक्रेट डिस्कस हो रहा है जो पूरे फ्लोर में सबसे ज्यादा शोर इसी क्लास से आ रहा है? उनकी नाराज आवाज सुनते ही सभी छात्र बिजली की गति से अपनी सीट्स पर लौट गए और पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। सेंट एम्ब्रोज एक टॉप टियर प्राइवेट एकेडमी थी और यहाँ पढ़ने वाले छात्र बड़े बड़े धनाढ्य परिवारों से आते थे, लेकिन सख्त टीचर्स और डिसिप्लिनरी एक्शन का डर उन्हें भी उतना ही लगता था जितना किसी साधारण स्कूल के छात्र को। बाहर के लोग सोचते थे कि इलीट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती, वहां सिर्फ अमीर बच्चों का दिखावा और कंपटीशन चलता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। यहाँ एकेडमिक प्रेशर सामान्य स्कूल से भी अधिक था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सब्जेक्ट्स के अलावा स्टूडेंट्स को बिजनेस मैनेजमेंट, इक्वेस्ट्रियन ट्रेनिंग और कई अन्य स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते थे। सेंट एम्ब्रोज के फाउंडर समाज के सबसे ऊंचे वर्ग से आते थे और स्टूडेंट कंडक्ट को लेकर उनके नियम बेहद सख्त थे। किसी टीचर के प्रति जरा भी असम्मान दिखाना गंभीर अपराध माना जाता था। ऐसी गलती की सजा सिर्फ स्टूडेंट तक सीमित नहीं रहती थी, बल्कि उसके फैमिली बिजनेस तक पर असर पड़ सकता था। मिस वॉल्टर्स ने पूरी क्लास पर नजर डालते हुए कहा, आज स्कूल का पहला दिन है, इसलिए मैं इसे नजरअंदाज कर रही हूँ, लेकिन यह तुम सबका फाइनल ईयर है। समझदारी से रहना और कोई परेशानी मत खड़ी करना, समझ गए? पूरी क्लास ने एक साथ जवाब दिया, यस मैम। फिर मिस वॉल्टर्स ने घोषणा की, इस सेमेस्टर हमारी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट शामिल हो रहा है। सब लोग मेसन मॉन्टगोमरी का स्वागत करें। ये सुनते ही पूरे क्लासरूम का माहौल बदल गया। सभी की निगाहें एक साथ कमरे के सामने खड़े लड़के पर टिक गईं। लियो ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं बस हल्की मुस्कान के साथ बैठा रहा, मानो किसी नाटक का दर्शक हूँ। कुछ दिनों की इंटेंसिव एटिकेट ट्रेनिंग के बाद मेसन ने आखिरकार एक यंग मास्टर जैसा व्यवहार सीख लिया था। उसने अपने हिसाब से एक परफेक्ट मुस्कान दी और शांत स्वर में बोला, मैं मेसन हूँ। बचपन में हुई एक दुर्घटना की वजह से मेरा जन्म के समय अदला बदली हो गई थी। अब मैं आखिरकार अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ वापस हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्ष में आप सबके साथ अच्छी तरह घुल मिल सकूंगा। उसने कस्टम टेलर्ड कैजुअल सूट पहन रखा था और खुद को बेहद सुसंस्कृत दिखाने की कोशिश कर रहा था। नॉर्थवुड हाई में शायद मॉन्टगोमरी हेयर का नाम उसे सम्मान दिला देता, लेकिन यह सेंट एम्ब्रोज था। यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके परिवार और बैकग्राउंड उससे कहीं अधिक प्रभावशाली थे। उसकी छोटी मोटी चालाकियां यहाँ किसी से छिप नहीं सकती थीं। उसके बोलना समाप्त करते ही क्लासरूम में अजीब सा सन्नाटा छा गया। माया ने उसकी बनावटी मासूमियत से परेशान होकर ताना मारा, वाह, असली मॉन्टगोमरी हेयर तो कमाल का निकला। फैमिली में लौटते ही ईथन को सड़क पर भेज दिया। मेसन की आंखों में एक पल के लिए घबराहट चमकी, लेकिन वह तुरंत अपनी पुरानी विक्टिम पर्सोना में लौट आया। उसने सिर झुका लिया और दुखी बनने की कोशिश करते हुए बोला, मैंने सोचा था कि 17 साल तक मॉम डैड के साथ रहने के बाद ईथन उन्हें छोड़ना नहीं चाहेगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह डैड से $3 मिलियन मांगकर बिना पीछे देखे चला जाएगा। मैं सच में नहीं समझता कि मेरा भाई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक क्लासरूम में गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी, निर्दयी? तुमने अभी उसे निर्दयी कहा? मेसन चौंक कर मुड़ा। लियो अपनी सीट से खड़ा था और उसकी आंखों में आग जल रही थी। मैं उसके बगल में शांत बैठा मुस्कुरा रहा था। मिस वॉल्टर्स ने भौहें चढ़ाकर लियो को घूरा, जिसने अभी अभी डेस्क पर हाथ पटक कर खड़े होने की हिम्मत की थी। अभी के अभी बैठ जाओ। लियो अनिच्छा से बैठ गया। दूसरी तरफ मेसन ने अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की और शर्ट के किनारे से खेलते हुए बोला, मेरे बायोलॉजिकल फैमिली की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लाइफस्टाइल में इतना बड़ा बदलाव मेरे भाई के लिए निश्चित रूप से कठिन होगा। अगर वह मुझसे नाराज है तो यह स्वाभाविक है। मिस वॉल्टर्स ने मेसन का पक्ष नहीं लिया। वह साधारण टीचर नहीं थीं। सेंट एम्ब्रोज के टीचर्स अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे और विद्यार्थियों को भविष्य के लीडर्स के रूप में तैयार करते थे। उन्होंने मेसन का अभिनय तुरंत समझ लिया था, लेकिन उसे सबके सामने उजागर करना आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने बस ठंडे स्वर में कहा, याद रखो, सेंट एम्ब्रोज खेल खेलने की जगह नहीं है, और मेसन, कल से प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आना। क्लासरूम में दबे हुए ठहाके और व्यंग्य भरी हंसी फैल गई। मेसन ने असहज होकर सिर हिलाया और जल्दी से नीचे उतरकर एक खाली सीट ढूंढने लगा। कुछ ही मिनटों में क्लासरूम फिर शोर से भर गया। हर तरफ बातचीत शुरू हो गई। मेसन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसके क्लासमेट्स किसी और ही दुनिया में थे। कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स पर चर्चा कर रहा था, कोई स्टॉक मार्केट की बातें कर रहा था, तो कोई फैमिली एंटरप्राइजेस के एक्सपेंशन प्लान्स पर। मेसन को इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह खुद को पूरी तरह अलग थलग महसूस करने लगा। आखिर उसकी नजर मेरे बैकपैक पर गई। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे, ईथन के बैग पर यह क्या लटका हुआ है?
दूसरा बोला, लगता है फॉर्मर यंग मास्टर सच में कठिन दिनों से गुजर रहा है, अब बस से स्कूल आता है। तीसरे ने मजाक में कहा, अब स्कूल की ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप सच में काम आएगी। तभी किसी और ने हंसकर जवाब दिया, सही कहा, वैसे फाइनेंशियल एड स्लॉट और स्कॉलरशिप दोनों हमारे ईथन को ही मिलने चाहिए। ये सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी। मैं केवल सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। मुझे यह सब एक साथ मजेदार भी लग रहा था और थोड़ा बेबस करने वाला भी। जैसे ही मैं उठकर अपनी सीट की ओर जाने वाला था, मेसन अचानक धार्मिक और न्यायप्रिय चेहरा बनाकर बोल पड़ा, तुम लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। पूरी क्लास ने उसकी ओर हैरानी से देखा। मैं उन सभी के साथ काफी घुला मिला हुआ था और स्वभाव से भी सहज था, इसलिए हम अक्सर इसी तरह मजाक किया करते थे। इस मामले में मेसन का बीच में आकर नैतिकता का भाषण देना किसी को भी समझ नहीं आया। लियो ने तो उसे पागल समझ लिया और उसकी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन मेसन फिर भी नहीं रुका। उसने मेरी ओर देखकर कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा बायोलॉजिकल फैमिली गरीब है और तुम लग्जरी लाइफ के आदी हो। हेज फैमिली के साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत दुखद होगा। अगर तुम चाहो तो मैं मॉम और डैड से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो सचमुच मेरी चिंता कर रहा हो। सामान्य परिस्थितियों में ऐसी एक्टिंग लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर सकती थी कि वह सीधा साधा और दयालु है, जबकि मैं एक कृतज्ञ और लालची नकली वारिस हूँ। लेकिन क्लासरूम में अचानक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सभी स्टूडेंट्स उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी नई और विचित्र प्रजाति को पहली बार देख रहे हों। काफी देर बाद लियो ने मेरी तरफ मुड़कर पूरी गंभीरता से पूछा, इसे शर्म नहीं आती? मुझे इसकी जगह शर्म आ रही है। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी। किसी ने कहा, सच में यह सुनना बहुत असहज था, लेकिन मेसन अब भी अपनी भूमिका निभाने में लगा हुआ था। उसने दुखी स्वर में कहा, मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हेज फैमिली दिवालिया हो चुकी है। वे तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। मॉम और डैड असल में बहुत अच्छे लोग हैं। वे बस इसलिए नाराज हैं क्योंकि तुमने कोई भावनाएं नहीं दिखाई, पैसे लिए और चले गए। अगर तुम जाकर उनसे माफी मांग लो तो वे निश्चित रूप से तुम्हें मॉन्टगोमरी फैमिली में वापस आने देंगे। उसकी बात सुनकर मैं बस हंस पड़ा। आखिर मैंने मॉन्टगोमरी फैमिली के साथ पूरे 17 साल बिताए थे। मैं मिस्टर और मिसेस मॉन्टगोमरी को मेसन से कहीं बेहतर जानता था। वे जरूरी नहीं कि अपने बायोलॉजिकल सन की भी परवाह करते हों। फिर मैं तो सिर्फ अडॉप्टेड सन था। तभी मेसन ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे समांथा मेरे लिए एक कमरा डिजाइन कर रही है। मैंने भौं उठाई। अच्छा, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। मेसन ने नजरें झुकाईं और बनावटी शर्म के साथ मुस्कुराया। मैंने उन्हें मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है और उसकी भरपाई करना चाहते हैं। वे जिद कर रहे हैं कि सबसे अच्छे डिजाइनर से मेरे लिए बिल्कुल मेरी पसंद के अनुसार रेनोवेशन करवाया जाए। उसकी बात पूरी होते ही मैंने चुपचाप अपना फोन डेस्क पर रखा और स्पीकर ऑन कर दिया। अगले ही पल फोन से एक गुस्से भरी महिला की आवाज गूंज उठी, इसकी हिम्मत कैसे हुई? ये सब बकवास है। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। आवाज समांथा की थी। मैंने कब कहा कि मैं उसके लिए डिजाइन करूंगी? मेसन, है ना? कल उसने मुझे कॉल किया था और मैंने उसे साफ मना कर दिया था। वह बहिरा है या मूर्ख? समांथा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह खुद को मॉन्टगोमरी हेयर बता रहा था। कह रहा था कि मुझे पैसे लेकर चुपचाप काम करना चाहिए और मॉन्टगोमरी फैमिली ऐसी ताकत है जिसे मैं नाराज नहीं कर सकती। मुझे उसके बदबूदार पैसे नहीं चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह मॉन्टगोमरी है या रॉकफेलर। उसे किसने अधिकार दिया कि मेरा नाम इस्तेमाल करे, झूठ फैलाए और मेरी ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचाए? क्या वह उन नुकसानों की भरपाई भी कर सकता है? उसकी आवाज इतनी तीखी और कटु थी कि क्लासरूम में बैठे हर व्यक्ति के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। लियो ने बिना देर के कॉल काट दी और मेरी ओर ऐसे देखा जैसे किसी वीरता भरे काम के लिए तारीफ चाहता हो। मैं मुस्कुराया और उसे थम्स अप दिखा दिया। सेंट एम्ब्रोस के स्टूडेंट्स मूर्ख नहीं थे। वे एक दूसरे की सोच और मंशा अच्छी तरह समझते थे। वे यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आए थे। ये स्कूल भविष्य के लीडर्स, बिजनेस ओनर्स और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स का नेटवर्क था। आने वाले वर्षों में यही लोग एक दूसरे के साथ काम करने वाले थे। इसलिए वे हमेशा इस बात पर ध्यान देते थे कि कौन वास्तव में मूल्यवान है और कौन सिर्फ नाम के सहारे खड़ा है। उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि कोई असली हेयर है या नकली। महत्व इस बात का था कि किसी व्यक्ति की अपनी वैल्यू क्या है। ग्रेड में हमेशा टॉप करने वाला स्टूडेंट भविष्य में निश्चित रूप से बड़ा खिलाड़ी बनने वाला था। ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना स्वाभाविक रूप से लाभदायक था। मैं भले ही अब मॉन्टगोमरी फैमिली का हिस्सा नहीं था, लेकिन यदि मेसन से मॉन्टगोमरी नाम छीन लिया जाए तो उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचता। शुरुआत में किसी ने उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा था। मॉन्टगोमरी फैमिली की ताकत के सम्मान में सभी उससे सामान्य व्यवहार करने को तैयार थे, लेकिन वह बहुत अधीर निकला और उसने मुझे निशाना बनाने की कोशिश की। पहले लोगों की चुप्पी उसकी इज्जत बचाने के लिए थी। वे किसी महत्वहीन व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब मेसन खुद बार बार मुद्दा उठाने लगा
तो किसी को भी उस पर दया करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। क्लासरूम का माहौल धीरे धीरे भारी और असहज हो गया। मेसन का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखों के कोने लाल हो गए थे, मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। वह बेहद दयनीय और असहाय दिखाई दे रहा था, लेकिन हर कोई उसके पक्ष में नहीं था। कुछ लोग मेरे लिए खड़े थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो मुझे पसंद नहीं करते थे। तभी जूलियन अपनी सीट से खड़ा हो गया और नाराज होने का नाटक करते हुए बोला, तुम लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। किसी को इस तरह अपमानित करके मजा आता है क्या? मेसन सिर्फ ईथन की चिंता कर रहा है। हेज फैमिली दिवालिया हो चुकी है और वह केवल मदद करना चाहता है। क्या तुम लोगों को सच में उसे इस तरह अलग थलग करना जरूरी लगता है? उसकी बात सुनकर पूरी क्लास उसकी ओर देखने लगी, लेकिन किसी के चेहरे पर सहमति नहीं थी। हर कोई उसकी असली मंशा समझ चुका था। बाहर से वह मेसन का पक्ष लेता दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद खुश था। आखिर वर्षों से ईथन हर क्षेत्र में उससे आगे रहा था। अब जब हेज फैमिली मुश्किलों में थी, जूलियन को लगा कि आखिरकार उसे ईथन पर बढ़त पाने का मौका मिल गया है। साथ ही वह मॉन्टगोमरी फैमिली के असली वारिस मेसन की कृपा भी प्राप्त कर सकता था। एक तीर से दो निशाने। मेसन ने आश्चर्य से जूलियन की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। उसने शर्मिंदा होने का अभिनय करते हुए जूलियन को धन्यवाद भरी नजर से देखा। जूलियन ने भी तुरंत सहानुभूति से भरी मुस्कान लौटा दी, मानो दोनों वर्षों पुराने मित्र हों। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। पूरा कमरा एक साथ मुड़ा। दरवाजे पर क्लोई खड़ी थी, हाथ में एक फाइल लिए हुए। उसने अंदर झांकते हुए पूछा, यहाँ इतना शोर किस बात का है? उसने जूलियन की तरफ देखा तक नहीं, उसकी नजरें सीधे मेरी तरफ थीं। वह आराम से अंदर चली आई और बोली, मैं बस यंग मास्टर के लिए कुछ डिलीवर करने आई हूँ। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन पूरे कमरे में मौजूद कोई भी स्टूडेंट उससे बहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इन छात्रों को भले ही भविष्य में अपने परिवारों की विरासत संभालनी थी, लेकिन क्लोई पहले से ही ऐसी शख्सियत थी जो उनके माता पिता के बराबर खड़ी हो सकती थी। दूसरी तरफ मेसन चुपचाप उसे देख रहा था। उसके सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े, गोरी त्वचा, आकर्षक चेहरा और एक अजीब सी शालीनता उसके पूरे व्यक्तित्व से झलक रही थी। उसकी कलाई पर गहरे लाल रंग की बोधी ब्रेसलेट थी और उसके पास से गुजरते समय हल्की सिट्रस फ्रेग्रेंस महसूस हो रही थी। मेसन भीतर तक हिल गया। जोई हेज को कभी सुंदरता के लिए सराहा जाता था, लेकिन इस लड़की को देखकर उसे लगा कि जोई भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। साधारण कपड़ों को देखकर मेसन ने मन ही मन निष्कर्ष निकाल लिया कि वह शायद कोई साधारण कर्मचारी या एरेंड गर्ल होगी। उसे क्या पता था कि क्लोई के कपड़ों और एक्सेसरीज की कीमत मिलाकर ही करोड़ों बनते थे, खासकर उसकी बोधी ब्रेसलेट, जिसकी कीमत हैम्पटन्स के एक विला से भी अधिक थी। माया मुस्कुराते हुए बोली, आखिर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज थी जिसे हमारी प्रिय क्लोई को खुद लेकर आना पड़ा? क्लोई की नजरें सीधे मुझ पर टिक गईं। उसके चेहरे पर पक्षपात छिपाने की कोई कोशिश नहीं थी। वह बोली, मैं यंग मास्टर की एक्सक्लूसिव गो टू पर्सन हूँ। चाहे सिर्फ एक पत्ता ही क्यों न पहुंचाना हो, मैं खुद लेकर आऊंगी। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास हंसी और मजाक से भर गई, लेकिन न मैं असहज हुआ और न क्लोई। हम दोनों पूरी तरह सहज थे। क्लास के हर स्टूडेंट को हमारे रिश्ते के बारे में पता था। हम बचपन से साथ बड़े हुए थे। हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। हमारे बीच कुछ भी छिपा नहीं था। बस समय सही न होने के कारण हमने अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप नहीं दिया था। फिलहाल दोनों अपने अपने करियर पर ध्यान देना चाहते थे। क्लोई ने फाइल मेरे डेस्क पर रखी और तुरंत कई स्टूडेंट्स उसके आसपास इकट्ठा हो गए। कुछ ही सेकंड में तारीफों की आवाजें आने लगीं। यह प्रोजेक्ट प्रपोजल तो कमाल का है। जब ईथन शामिल होता है तो कुछ असाधारण होना तय है। लगता है इस साल की जगह भी तुम्हारी ही होने वाली है। इवैल्यूएशन में मेरा प्रपोजल बाकी सभी से काफी ऊपर था। मैं बस मुस्कुराता रहा। मेरे शांत हाव भाव देखकर ऐसा लगता था जैसे जीत पहले से तय हो। मेसन ने झांककर प्रपोजल देखा और उसे लिली की बनाई हुई ड्राइंग पहचान में आ गई। उसने तुरंत कहा, क्या यह हेज फैमिली की छोटी लड़की ने नहीं बनाया? किसी बड़े प्रोजेक्ट प्रपोजल में बच्चे की स्क्रिबल्स इस्तेमाल करना बाकी कंपेटिटर्स का अपमान नहीं है? उसकी बात सुनकर माया ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई अजीब बात कह रहा हो। ये काफी घमंडी बात है। ये प्रपोजल इवैल्यूएशन में फर्स्ट रैंक पर रहा है और तुम इसे स्क्रिबल्स कह रहे हो। मेसन तुरंत चुप हो गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी बहन ने इसमें अपना दिल लगाया है। ये मेरे लिए उसने खास तौर पर बनाया था। तुम्हारी खोखली थ्योरीज उसकी मेहनत के सामने क्या मायने रखती हैं? मेरी आवाज में अपनी बहन के लिए साफ सुरक्षा और स्नेह था। पूरी क्लास ने तुरंत शोर मचा दिया।
देखा, फिर शुरू हो गया उसका फेवरेटिज्म। क्लोई, इसे जरा कंट्रोल करो। क्लोई ने दोनों हाथ पॉकेट में डाले और हल्का सा मेरे डेस्क पर झुक गई। हमेशा से यंग मास्टर ही मुझे मैनेज करते आए हैं, मैं उन्हें मैनेज करने वाली कौन होती हूँ? उसकी बात सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मेरी उंगलियां अनायास उसकी ब्रेसलेट से खेलने लगीं। तभी मेसन, जो लगातार नजरअंदाज होने से परेशान था, एक कदम आगे बढ़ा। उसने क्लोई की तरफ देखकर कहा, तुम यहाँ की स्टूडेंट तो नहीं हो, है ना? मैं समझ सकता हूँ कि पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि क्लोई ने भौहें सिकोड़ लीं। वह पहले से जानती थी कि मेसन में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतना अनभिज्ञ हो सकता है। क्लासरूम एकदम शांत हो गया। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगे। अभी अभी किसी ने क्लोई लॉकवुड को एक साधारण एरेंड गर्ल समझ लिया था। पूरे क्लासरूम में कुछ पल की खामोशी छाई रही। फिर अचानक लियो इतनी जोर से हंसा कि सीधा खड़ा भी नहीं रह पाया। तुमने सच में क्लोई को एरेंड गर्ल समझ लिया? वह हंसी रोकते हुए बोला। मेसन, आखिर तुम्हारी तुलना ईथन से किस बात में हो सकती है? मैं भी मुस्कुरा दिया। अब मुझे अपने पहले वाले विचार पर शर्म आ रही थी कि शायद मेसन थोड़ा चालाक होगा। सच तो यह था कि वह वास्तव में सीधा सादा नहीं, बल्कि मूर्खता की हद तक भोला था। जो लड़की पूरे स्कूल के सबसे प्रभावशाली स्टूडेंट्स के साथ बराबरी से बैठती हो, जिसे हर कोई सम्मान से क्लोए कहकर बुलाता हो, उसे कोई साधारण कर्मचारी समझना अपने आप में एक उपलब्धि थी। क्लोई ने नीचे देखा और मेरी कलाई पर रखे अपने हाथ की ओर इशारा किया। फिर शांत स्वर में बोली, समांथा ने मैसेज भेजा है। डिजाइन प्लान्स और फर्नीचर सब फाइनल हो चुके हैं। वह पूछ रही है कि क्या कंस्ट्रक्शन कल से शुरू किया जा सकता है। मैंने आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं बाद में उसे जवाब दे दूंगा। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। मर्जर केस का क्या हुआ? तुम्हारी फ्लाइट भी इसी हफ्ते है ना? ये सुनते ही मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और हल्के से उसकी बांह को धक्का दिया। तो फिर तुम्हें निकलना चाहिए, फ्लाइट मिस मत कर देना। क्लोई मुस्कुराई और उंगली से मेरी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया। हम दोनों इतनी धीमी आवाज में बात कर रहे थे कि मानो हमारे चारों तरफ कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। बाकी स्टूडेंट्स ने भी अनजाने में दूरी बना ली। कोई बीच में दखल नहीं देना चाहता था। वे बस चुपचाप इस मीठे दृश्य का आनंद ले रहे थे। लियो ने दोनों हाथों पर ठोड़ी टिका ली, जबकि माया के सिर के ऊपर मानो एक क्वेश्चन मार्क तैर रहा था। उसने शिकायत भरे अंदाज में कहा, क्या तुम दोनों के लिए यह जरूरी है कि ऐसे बर्ताव करो जैसे यहाँ और कोई है ही नहीं? उसकी बात सुनकर आसपास मौजूद लोग हंस पड़े, लेकिन न मैं शर्मिंदा हुआ और न क्लोए। हम दोनों इतने वर्षों से एक दूसरे के साथ थे कि ऐसी बातें अब किसी को अजीब नहीं लगती थीं। स्कूल की छुट्टी के बाद गेट के बाहर हमेशा की तरह भारी भीड़ थी। फूड वेंडर्स अपनी दुकानें सजा चुके थे। सेंट एम्ब्रोज के स्टूडेंट्स भले ही अमीर परिवारों से आते हों, लेकिन उनकी उम्र अभी भी ऐसी थी जहां स्ट्रीट फूड का आकर्षण किसी लग्जरी रेस्टोरेंट से कम नहीं था। उसी भीड़ के बीच जोए दूर से ही अलग दिखाई दे रही थी। उसका शांत और सुसंस्कृत स्वभाव उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। वह किसी प्राचीन युग की कुलीन महिला जैसी लगती थी, जिसकी आंखों में हल्की सी उदासी बसी हो। मुझे अचानक लगा कि अगर जोए किसी हिस्टोरिकल ड्रामा में अभिनय करे तो अनगिनत लड़के उसके दीवाने हो जाएंगे। कम से कम लियो को देखकर तो यही लगता था। जैसे ही उसने जोए को देखा, उसकी पलकें झपकना तक भूल गईं। तभी दो आवाजें लगभग एक साथ सुनाई दीं। मैंने मुड़कर देखा तो मेसन मुस्कुराते हुए जोए की तरफ दौड़ रहा था। उसे देखते ही जोए का दिल बुरी तरह हिल गया। उसे वह समय याद आ गया जब मेसन भी इसी तरह खुशी से उसकी तरफ दौड़कर आता था। हेज फैमिली के दिवालिया होने के बाद भी कुछ समय तक उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया था। वे साथ बस से आते जाते थे, कभी कभी पैदल घर लौटते थे। रास्ते में मेसन आधे रास्ते पर पिगीबैक राइड मांगता और जोए खुशी खुशी उसे अपनी पीठ पर उठा लेती। तब मेसन उसकी पीठ पर लेटकर हंसते हुए कहता था, मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी बहन है और मैं दुनिया का सबसे खुश बच्चा हूँ। लेकिन वह खूबसूरत याद अचानक टूट गई। जोए की स्मृति में मेसन का मुस्कुराता चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह वह चेहरा उभर आया जिसमें घृणा और असंतोष भरा था। मैं अब बस में नहीं जाऊंगा, मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे घर तक उठाकर ले जाओ। तुम इतनी बेकार क्यों हो? कुछ कदम भी नहीं चल सकती? अगर पैसे नहीं हैं तो जाकर जॉब कर लो। वही लड़का जिसने कभी उसे दुनिया की सबसे अच्छी बहन कहा था, आखिर में उसे सबसे पहले छोड़कर चला गया। जोए ने चुपचाप गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेसन के साथ कैसे व्यवहार करे। दूसरी तरफ मेसन उसकी उलझन से बिल्कुल अनजान था। वह पहले की तरह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे सच में वो दिन याद आते हैं जब हम साथ स्कूल आते जाते थे। अफसोस कि अब मैं सेंट एम्ब्रोज में ट्रांसफर हो गया हूँ। यहाँ के स्टूडेंट्स मुझे पसंद नहीं करते, वे सब सिर्फ ईथन के साथ रहना चाहते हैं। ये कहते कहते उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी आंखें लाल होने लगीं, मानो वह किसी बड़े अन्याय का शिकार हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने खुद सबको उसके खिलाफ भड़का दिया हो
और वह अकेला पीड़ित बन गया हो। लेकिन जोए अब पहले जैसी नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में उसने मेरे साथ काफी समय बिताया था। उसने देखा था कि मैंने कभी घर की तंगी की शिकायत नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा कि हेज फैमिली का घर छोटा है या बिस्तर असुविधाजनक है। मैं हमेशा मिसेस हेज के खाने की तारीफ करता था, लिली के लिए मिठाइयाँ खरीदता था और परिवार की जरूरतों का ध्यान रखता था। जहां भी मदद कर सकता था करता था। मैंने इतना अच्छा व्यवहार किया था कि कभी कभी जोए को अपराध बोध होने लगता था। एक बड़ी बहन होने के बावजूद उसे महसूस होता था कि वह मेरे लिए बहुत कम कर पा रही है। जोए की बात सुनकर मेसन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने हमेशा यही सोचा था कि चाहे मैं मॉन्टगमरी फैमिली को कितनी भी आसानी से छोड़कर चला गया हूं, लेकिन जैसे ही मैं हेज फैमिली के पुराने और जर्जर घर को देखूंगा, मेरा अमीरों वाला घमंड और नखरे बाहर आ जाएंगे। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलट थी। जोए की नजरों में मेरी छवि अच्छी बन चुकी थी। सिर्फ 2-3 दिनों में उसने मेरे प्रति विश्वास और अपनापन महसूस करना शुरू कर दिया था। ये देखकर मेसन के लिए सबसे बड़ा झटका यह था कि जिस बहन ने उसके साथ 17 साल बिताए थे, वही अब अनजाने में मेरी तरफ झुकने लगी थी। जोए के मुंह से मेरा बचाव सुनकर मेसन कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। मुझे नहीं पता था कि यंग मास्टर मॉन्टगोमरी हर जगह बहनों पर अपना अधिकार जताते फिरते हैं। मेरी बादाम जैसी आंखों में मौजूद सहजता बनी रही, लेकिन उनमें एक हल्की खतरनाक चमक भी उभर आई। या फिर तुम्हें दूसरों की बहनें छीनने का शौक है? मेरी बात सुनते ही जोए के चेहरे से आखिरी उदासी भी गायब हो गई। उसके होंठों पर फिर से वही कोमल मुस्कान लौट आई। उसने मेसन की ओर दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं समझी। मेरी आंखों में संतोष की एक हल्की चमक आई और होंठों पर मुस्कान गहरी हो गई। हम दोनों भाई बहन बातें करते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे खड़ा मेसन हमें देखता रह गया। उसके भीतर ईर्ष्या की आग तेजी से भड़क उठी थी। वह हमें हंसते बात करते देख रहा था और उसके मन में लगातार यही विचार घूम रहा था कि यह सब उसका होना चाहिए था। जोए उसकी बहन थी, हेज फैमिली उसका परिवार था और वह अपनापन भी उसी का होना चाहिए था। उसने दांत भींच लिए। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गईं कि नाखून हथेलियों में धंस गए, लेकिन उसे दर्द तक महसूस नहीं हुआ। उसकी सांसें भारी हो गईं। काफी देर बाद जब मैं और जोए उसकी नजरों से ओझल हो गए, तब जाकर वह थोड़ा शांत हुआ। उसने खुद को याद दिलाया कि अब उसके पास वह सब कुछ है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वह अब मॉन्टगमरी फैमिली का असली वारिस था। उसे आलीशान जीवन, दौलत और प्रतिष्ठा मिल चुकी थी। हेज फैमिली तो सिर्फ गरीब लोग थे। ये सोचते ही उसके भीतर का असंतोष धीरे धीरे कम होने लगा। जब मॉन्टगमरी मैंशन उसकी नजरों के सामने आया, तो उसके चेहरे पर फिर से विजयी मुस्कान लौट आई। अंदर प्रवेश करते ही उसने घमंडी स्वर में मिसेस पीटरसन से कहा, क्या देख रही हो? जाओ और मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। मिसेस पीटरसन ने हल्का सा झुककर सिर हिलाया। जब से मेसन घर लौटा था, मिस्टर और मिसेस मॉन्टगोमरी की अनुपस्थिति में पूरा स्टाफ उसके आसपास बेहद सावधानी से रहता था। वे सांस लेने तक में डरते थे। यदि चाय उसकी पसंद की न होती तो वह तुरंत उसे बदलने का आदेश देता। अगर खाना पसंद नहीं आता तो शेफ को फिर से सब कुछ बनाना पड़ता। ईथन ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। कम से कम वह स्टाफ को इंसान समझता था, लेकिन मेसन के लिए वे सिर्फ ऐसे लोग थे जिन्हें वह आदेश दे सकता था। कुछ ही देर बाद मिसेस पीटरसन चाय लेकर लौटी। मेसन ने कप उठाकर एक घूंट लिया। अगले ही पल उसने गुस्से में कप उठाकर उनकी तरफ फेंक दिया। मिसेस पीटरसन ने बचने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। गर्म चाय उनके पैर पर गिर गई और तेज जलन से उनका शरीर कांप उठा। फिर भी उन्होंने सिर झुकाए रखा। उन्होंने चुपचाप अपने लाल पड़े हाथ को सहलाया और घुटनों के बल बैठकर टूटे हुए कप के टुकड़े समेटने लगीं। मैं अभी नई चाय लेकर आती हूँ। उनकी आवाज में शिकायत का नाम तक नहीं था। उसी समय बटलर यह सब देख रहा था। उसने अपनी ऐनक ठीक की, आगे बढ़ा और बेहद शांत स्वर में कहा, यंग मास्टर, आपके एटिकेट लेसन का समय हो गया है। मेसन ने झुंझलाकर उसकी ओर देखा। कौन सा एटिकेट लेसन? बटलर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। इस सप्ताह फैमिली रियूनियन बैंक्वेट है। मास्टर और मैडम ने विशेष रूप से आदेश दिया है कि आप समय पर उपस्थित हों और कार्यक्रम में कोई गलती न करें। ये सुनते ही मेसन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा मतलब क्या है? अपनी औकात में रहो। तुम सिर्फ मॉन्टगोमरी फैमिली के नौकर हो। मुझे आदेश देने वाले तुम कौन होते हो? लेकिन बटलर ने सिर्फ सिर झुकाया। उसका व्यवहार सम्मानजनक था, मगर बिल्कुल भी दब्बू नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, बैंक्वेट में दोनों यंग मिसेस भी लौट रही हैं। ये सुनते ही मेसन अचानक चुप हो गया। उसने सुना था कि मॉन्टगोमरी फैमिली की दोनों बेटियों का स्वभाव काफी सख्त है, लेकिन यह पहली बार था जब वह अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर्स से मिलने वाला था। इसलिए वह उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहता था। उसके मन में तुरंत नए विचार आने लगे। अगर वह अपनी बहनों का समर्थन जीत लेता तो मॉन्टगोमरी फैमिली में उसकी स्थिति पूरी तरह मजबूत हो जाती। तब कोई भी उसे कमतर नहीं समझ पाएगा। यह सोचकर उसने मन का गुस्सा दबा लिया और अनिच्छा से एटिकेट लेसन के लिए चल पड़ा। दूसरी ओर मॉन्टगोमरी एस्टेट के ठंडे और तनावपूर्ण माहौल के विपरीत हेज फैमिली का छोटा सा घर गर्मजोशी, हंसी
और अपनापन से भरा हुआ था।